हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 7 नवंबर। 7 नवंबर के जितनी भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में, डेली न्यूज़ एनालिसिस में। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, हमारे डीएनए की खासियत ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ को एनालाइज नहीं करते, साथ में उसका बैकग्राउंड भी एनालाइज करते हैं और साथ में आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस किस चीज की? यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपकी प्रैक्टिस होती है, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होता है। तो इसमें जीएस साथ में सीसैट इन दोनों की प्रैक्टिस होती है, मैपिंग की प्रैक्टिस होती है और साथ में यूपीएससी मेंस के लिए मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है। तो अगर आप ये सारी प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, आगे बात करते हैं। कनेक्ट करना चाहो अगर आप हमसे तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है आईएएस शॉर्ट शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी। इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी पे मैं लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करती हूँ। ये पीडीएफ का फायदा ये है कि आपको अलग से नोट्स बनाने नहीं पड़ते, इन पीडीएफ के थ्रू डायरेक्टली आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। सिर्फ 203 दिन बचे हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखो, मौका बहुत बड़ा है और ये मौके को खोना मत, मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो दिस इज अ बिग 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 अलर्ट फॉर ऑल ऑफ देम जो 2023 में यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले हैं, कि अभी भी अगर सीरियस नहीं हुए हो तो हो जाओ। ओके, टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज laugh and the world laughs with you and you weep alone। यानी कि जब आप खुश होते हो, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपके साथ पूरी दुनिया चलती है, पूरा कारवां जुड़ता है। लेकिन जैसे ही आप फेल होते हो आप अकेले हो जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हंसी खुशी में सब लोग साथ रहना चाहते हैं, सक्सेस में हर कोई साथ रहना चाहता है, लेकिन जब फेल होते हैं तो हम अकेले होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन जो भी है ना आपके आसपास, ब्यूटी का डिस्ट्रैक्शन, इंटेलेक्ट का डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो। ये कोई काम नहीं आएगा अगर आप फेल हो गए। ठीक है, सक्सेसफुल हो गए तो ये सारे आ जाएंगे वापस, लेकिन फेल हो गए तो कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले सक्सेस पे ध्यान दो। ओके, फिर इन सब चीजों पे ध्यान देना है। ओके, पहला आज का आर्टिकल, रॉयल ब्लैक Pink City's indelible काली स्याही has written realms of history is a following tradition। बेसिकली न्यूज है इंडियन कल्चर से रिलेटेड। द हिंदू का पहले पेज पे आर्टिकल था। ये जो आदमी आप देख रहे हो ये बेसिकली कछवाहा रूलर्स जो हैं, कछवाहा रूलर्स के टाइम से इनकी जो फैमिली है वो ट्रेडिशन एक फॉलो करती आ रही है काली स्याही का। ये जो है ये इस फैमिली के फोर्थ जनरेशन के पर्सन है जो अभी तो अब्रॉड में रहते हैं लेकिन हर दिवाली पर लौटते हैं। क्यों लौटते हैं? इस ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए, काली स्याही के। बेसिकली काली स्याही का ट्रेडिशन जो है 250 सालों से चला आ रहा है। जितने भी रॉयल फरमान हुआ करते थे, लेजर्स हुआ करते थे, ये काली स्याही से लिखे जाते थे। ठीक है, माना जाता है कि शुभ होती है काली स्याही और दीपावली पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो कछवाहा रूलर्स के टाइम से ये चला आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जयपुर में रहकर इसको डेवलप करते हैं, इसको काली स्याही को बनाते हैं। इसमें कई सारे स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं इसके। ठीक है, काली स्याही के इतने पॉपुलर होने के, आज भी दिवाली पे कई सारे कमर्शियल बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पे काली स्याही खरीदने आते हैं और उससे अपने बही खाता वगैरह लिखते हैं। माना जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रॉस्परस है। और ये जो इंक है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम में भी इसको माना गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो, कछवाहास के बारे में बात हो रही थी। तो ये कछवाहास जो है ये राजपूत क्लैन है जिसमें कि कई सारे किंगडम्स इन्वॉल्व है। अलवर का किंगडम, मैहर का, तलचेर का, कई सारे किंगडम्स इन्वॉल्व हैं। इसमें जो लार्जेस्ट किंगडम है वो जयपुर का किंगडम है, जो 1727 एडी में महाराजा सवाई जयसिंह टू ने बनवाया था। ठीक है, तो याद रखना, महाराजा सवाई जयसिंह टू 1727 एडी सबसे बड़ा कछवाहा रूलर्स का किंगडम है। महाराजा ऑफ जयपुर को एक्सटेंडेड कछवाहा क्लैन का हेड भी कहा जाता है। ओके, ऑलराइट, ये जयपुर की भी बात कर लेते। देखो, जयपुर से रिलेटेड है तो राजस्थान का कैपिटल है, आपको पता है, वॉल्ड सिटी है, चारों तरफ से इसकी एक बाउंड्री की हुई है। 1727 एडी में इसको फाउंड किया गया था बाय सवाई जयसिंह टू। ओके, यहाँ पे राजस्थान की कैपिटल सिटी है। साथ में आपको पता होगा कि पूरा राजस्थान जो है ये अरावली से घिरा हुआ है। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंजेस से, इसीलिए मोस्ट ऑफ द सिटीज जो है वो हिली टेरेन पे आती हैं। लेकिन जयपुर इकलौती ऐसी सिटी है जो प्लेन पे है लोकेटेड। ओके, और वैदिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई है। जैसे आप देखते हो ना, वैदिक आर्किटेक्चर में बात होती है इस तरह के रोड्स की, या ऐसे ग्रिड पैटर्न के जो बीच में चौराहा आता है, वैसे चौराहे आपको बहुत देखने को मिलते हैं जयपुर में। इसके अलावा आर्किटेक्चर की बात करें तो हिंदू, मुगल और वेस्टर्न आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर तीनों इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स कई सारे हैं, जैसे सिटी पैलेस हो गया, गोविंद देव टेम्पल हो गया, जंतर मंतर, हवा महल, ये सब है, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, ओके। और इसके अलावा कई सारे आम्बेर फोर्ट है, गलताजी का मंदिर है, ठीक है, बाजार है जयपुर के, नहरगढ़ फोर्ट है, हवा महल है, गोविंद देव जी टेम्पल है, सिटी पैलेस, ये यहाँ की शान मानी जाती है, जयपुर की शान इनको माना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ रहे हैं, इंडियन ब्लैक हनी बी अ वेस्टर्न घाट डिस्कवरी। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आपको पता होगा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आता है। बायोडाइवर्सिटी में दुनिया का आप मान सकते हो सबसे रिच एरिया है ये वेस्टर्न घाट, ओके। इसमें हर बार कुछ ना कुछ डिस्कवरी होती रहती है, कुछ ना कुछ नया स्पीशी मिलता रहता है। ऐसे में इंडियन ब्लैक हनी भी मिला है यहाँ पे, 200 सालों के बाद ये इंडियन ब्लैक हनी भी यहाँ मिला है। नाम क्या है इसका, बॉटनिकल नेम देखो क्या है, एपिस करिंजोडियन, ओके, इसका ये नाम है, ओके। और इंडियन ब्लैक हनी भी इसको कहते हैं, एंडेमिक है इंडिया से, 200 सालों के बाद मिला है, और इसके पहले एपिस इंडिका मिला था 1798 में, ओके। एपिस करिंजोडियन जो है, ये जो है वेस्टर्न घाट में इसलिए मिलता है क्योंकि इनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ही जरूरत होती है जो वेस्टर्न घाट में है। डीएनए वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर सूटेबल है इस एरिया के हिसाब से। गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मिलता है, ओके। एनवायरमेंट का टॉपिक है। अब देखो आगे, ये जो एपिस करिंजोडियन है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें याद रखना, एपिस जो है ना, एपिस जो फैमिली है, ये हनीबीज से रिलेटेड है, आपको पता होगा एपिकल्चर के बारे में, तो यहाँ पे हनीबीज से रिलेटेड है ये एपिस वर्ड, ओके। अच्छा, इसके अलावा ये सेंट्रल टू सदर्न वेस्टर्न घाट में मिलती है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में मिलती है। हाई क्वालिटी हनी क्रिएट करती है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से ये नियर थ्रेटन्ड स्पीशी है, ठीक है, नियर थ्रेटन्ड स्पीशी है ये आईयूसीएन के हिसाब से। वेस्टर्न घाट की बात करें तो देखो, वेस्टर्न घाट जो है ये आपको पता होना चाहिए 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि कितने स्टेट्स में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट, तो गुजरात से शुरू होता है, तमिलनाडु में खत्म होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ओके। इसके अलावा 600 मीटर से ज्यादा इसका एलिवेशन है, 1500 से 1600 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, ठीक है, इतना फैला हुआ है। 50 मिलियन लोग इस पर डिपेंड करते हैं। पूरा पेनिनसुलर इंडिया में जितना भी पानी आता है, जितनी भी रिवर्स आती है, मोस्टली वेस्टर्न घाट से। बहुत कम रिवर्स आप देखोगे जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिन है, ठीक है। जो भी देख लो, गंगा, ये गंगा नहीं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो है ये वेस्टर्न घाट से ही निकल रही है, ओके। ऑलराइट, इसके अलावा 7% ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर मिलता है, और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी है। पूरे वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, जहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिल सकती है, दैट इज वन ऑफ सच साइट्स इज वेस्टर्न घाट, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 19 किल्ड एज प्लेन क्रैशेस इन तंजानिया लेक, ठीक है। तो बेसिकली तंजानिया लेक की यहाँ पे बात हो रही है। तंजानिया का एक लेक है, तंजानिया लेक नाम नहीं है, ओके। ये बेसिकली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो GS1 में, ज्योग्राफी का जो मैपिंग वाला पार्ट है ना, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, आपको पता होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तंजानिया एक कंट्री है। वहां पे एक लेक आता है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, ठीक है। इस लेक विक्टोरिया में एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें गिरने से 19 लोगों की जान चली गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर न्यूज नहीं है यूपीएससी के लिए, लेकिन हमारे लिए मैपिंग इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हो, ये है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की एक सबसे खास बात, सबसे स्पेशल बात ये है कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, कौन से लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लैटिट्यूड एक साथ अगर किसी कॉन्टिनेंट से पास होती हैं, दैट इज अफ्रीका। यही नहीं, साथ में प्राइम मेरिडियन भी, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना हमारी, वो भी जो टाइम के हिसाब से आपकी जो टाइम डिसाइड करती है, वो जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो भी यहीं से निकलता है। तो देखो यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर यहाँ पे देखो ये इक्वेटर दिख रहा है, और फिर यहाँ पे देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। याद रखना, ये तीनों इधर से निकलती है, साथ में ये प्राइम मेरिडियन भी निकल रहा है, ओके। अच्छा, बात करते हैं लोग लेक विक्टोरिया की। तो लेक विक्टोरिया, ये देख रहे हो, ये लेक विक्टोरिया आ रहा है तंजानिया में। तंजानिया जो है ये एक ऐसी कंट्री जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। इसके अलावा जो ये लेक विक्टोरिया, ये 3 कंट्रीज के बीच में पड़ता है, ठीक है, केनिया, साथ में यहाँ पे देखो युगांडा, और दूसरा है तंजानिया, ओके। तो 3 कंट्रीज के बीचों बीच ये पड़ता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कई सारे लेक्स हैं, इसको देखोगे, लेकिन ये लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, अफ्रीका का। और यहीं से ये नाइल रिवर, जो सबसे बड़ी रिवर है, वो निकलती है लेक विक्टोरिया से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि लेक विक्टोरिया से इक्वेटर भी पास करता है, ठीक है। और इसके साथ कुछ और चीजें देख लो, रेड सी कहाँ आती है, इंडियन ओशन कहाँ आता है, मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, गल्फ ऑफ गिनी कहाँ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको याद रखनी है, ओके। अच्छा, इसके अलावा
कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स कई सारे हैं इस रीजन में, ठीक है। तो लेक तुर्काना सबसे ऊपर आता है, फिर आता है लेक क्योगा, फिर आता है लेक अल्बर्ट, यहाँ आता है लेक विक्टोरिया, लेक एडवर्ड, कीवू, तंगानिका, रुकवा, मवेरू, मालावी, ठीक है। ये इतने सारे लेक्स यहाँ पे लोकेटेड है। क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है, नॉर्थ टू साउथ जमाओ लेक्स को या साउथ टू नॉर्थ जमाओ। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक है तुर्काना, ठीक है, दूसरा है मालावी, ओके, तीसरा है मवेरू, और चौथा है ये विक्टोरिया। इन चारों लेक्स को आपको नॉर्थ टू साउथ जमाना है। बताना जरा कि नॉर्थ टू साउथ कैसे जमाओगे, क्या प्रॉपर ऑर्डर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा, कैमरा ट्रैप्स रिन्यू होप फॉर स्नो लेपर्ड इन कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरा में कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें स्नो लिपर्ड कश्मीर में देखा गया है। कश्मीर में अभी तक बहुत कम था, जिसमें कश्मीर में तो कोई देखा ही नहीं गया था स्नो लेपर्ड, अभी पहली बार कश्मीर में डिटेक्ट हुआ है। वैसे लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन एरियाज में देखने को मिलता था। तो पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग मिली है स्नो लिपर्ड की बाल्टाल जोजिला रीजन से, जो कि आता है जम्मू कश्मीर में, ओके। इसके अलावा ये पहला रिकॉर्डेड ऐसा फॉर्मेट है, एविडेंस है, जहां स्नो लिपर्ड हमको जोजिला एरिया में दिख रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के एरिया में दिख रहा है। तो स्नो लिपर्ड हो जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट। स्नो लिपर्ड की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से देखोगे ये वल्नरेबल कैटेगरी में आएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखोगे 1972 का हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें शेड्यूल 1 में आता है। साइट्स में बात करोगे, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, साथ में सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन में आपको मिलता है, ठीक है। इसका जो हैबिटेट है वो मोस्टली हिमालयन रीजन है, ठीक है, माउंटेन है, स्नो माउंटेन्स, और इसीलिए इनको कहा जाता है फ्लैगशिप स्पीशी। फ्लैगशिप स्पीशी वो होते हैं जिनका, अगर मान लो ये स्पीशी आपको मिल रहा है, इसका मतलब कि वहां पे जो माउंटेन्स की हेल्थ है ना बहुत अच्छी है। जैसे अगर बात कर रहे हैं इसकी स्नो लिपर्ड की, अगर स्नो लिपर्ड आपको किसी माउंटेन रेंजेस पे मिल रहा है, मतलब कि वहाँ की जो माउंटेन्स की जो इकोसिस्टम है दैट इज वेरी हेल्दी। जैसे डॉल्फिन्स की भी बात करते हैं, तो डॉल्फिन जहाँ मिलती है ना, वहाँ माना जाता है कि फ्रेश वाटर रिवर जो है वो बहुत हेल्दी है, ओके। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये फ्लैगशिप स्पीसीज। थ्रेट्स की बात करें, बात करते हैं आगे, और थ्रेट्स की बात करें तो देखो अभी इश्यूज ये हैं कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। स्नोज जो है वो मेल्ट होती जा रही है माउंटेन से, तो हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन हो रहा है। और ये जो कैट्स हैं, ठीक है, ये जो कैट्स के जो लार्ज मैमल प्रे हैं उनका भी डिक्लाइन हो रहा है, कि किसके ऊपर शिकार करें वो भी नहीं है, पोचिंग बहुत हो रही है। प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो हेमिस नेशनल पार्क का नाम बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उतना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी तक लेपर्ड नहीं देखा जा रहा था, अभी देखा गया स्नो लेपर्ड, ओके। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट स्नो लेपर्ड, जैसे इसका फर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैमोफ्लेज के लिए, यानी कि इसको छुपाने के लिए। जैसे स्नो में इस तरह का जो टेक्सचर है वो बहुत काम का आता है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे लेपर्ड बैठा हुआ है, और इसलिए इसको प्रे करने में आसानी होती है। टेल जो है वो बैलेंस कीप करता है, बैलेंस मेंटेन करता है पूरी बॉडी के बीच में, ओके। इसके अलावा लेग्स जो है, लेग्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके लेग्स ऐसे बने हुए हैं कि आराम से क्लाइंब कर सके। पॉज जो है, इसके पंजे जो है वो ऐसे बनाए गए हैं कि नेचुरल स्नो शूज के हिसाब से, और नोज जो है वो वाइडर है, जिसके हिसाब से वार्मनेस जो है इसमें बनी रहती है, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है आंसी बिल्ड्स ट्राइबल हट रेप्लिकास टू प्रिजर्व एंड प्रमोट यूनिक हेरिटेज। इसको आप एनवायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, और जीएस पेपर 1 से कल्चर से भी कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली हुआ यह है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक स्कीम निकाली कि जितने भी ट्राइबल रीजन है, बहुत फेमस ट्राइबल रीजन है, उनका वो किस तरह से रहते हैं उसको एक रेप्लिकेट करते हैं, सो दैट लोगों में एक अवेयरनेस जनरेट की जा सके, एक कंजर्वेशन प्रोग्राम के फॉर्म में इसको लेके जाया जा सके। तो इसीलिए जैसे शॉम्पेन एक ट्राइब है, ठीक है, निकोबारीज एक ट्राइब है, ये सब जो अलग अलग ट्राइब है, ये कैसे रहती है, कैसे इनके हट्स हैं, उसके लिए यहाँ पे ये कोशिशें की गई है। तो यहाँ पे कई सारे ट्राइब्स के जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसको कॉपी करने की कोशिश हुई है, ओके। इसके अलावा पीवीटीजी ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है, देखो हमारे देश में ऐसे 75 ग्रुप्स हैं जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। इन ट्राइब्स का स्पेशली कॉपी करने की कोशिश की गई है, रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है लाइफस्टाइल को, ओके। साथ में यहाँ पे एक ट्राइब है जरावा ट्राइब, ठीक है, उसको भी यहाँ पे उनका जो हट्स है उनको चड्ढा कहा जाता है, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की गई है, ठीक है, रेप्लिकेट करके कंजर्वेशन करने की कोशिश बेसिकली की गई है।
जारावा ट्राइब की बात करें तो देखो जोग्राफिकली ये अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं ये ट्राइब, ठीक है। और पॉपुलेशन इनकी ज्यादा नहीं है, 250 to 400 इंडिविजुअल्स बचे हैं। कॉन्टैक्ट आउटसाइडर के साथ ज्यादा है नहीं इनका, ठीक है, काफी आइसोलेटेड ट्राइब है। और यहाँ पे जारावास जो है वो बीच बीच में रेगुलरली विजिट करते रहते हैं नई सेटलमेंट्स में, ओके। जो ऐसी सेटलमेंट है जहाँ पे अर्बन लोग रहते हैं, सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, वहाँ पे ये बार बार विजिट करते रहते हैं। मेडिकल एड वगैरह के लिए भी बार बार विजिट करते रहते हैं इन एरियाज में, ठीक है। इसके अलावा इनका मानना ये है कि ये जो है ये जंगल ट्राइब के वंशज हैं, ठीक है। जंगल ट्राइब इनके पहले जो ट्राइब हुआ करती थी वो इनका मानना है कि ये हमारी पेरेंट ट्राइब है, ओके। और ये जंगल ट्राइब आज के टाइम पे तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लैंग्वेज देखोगे तो यहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जारावा की अलग लैंग्वेज है। इसके अलावा जो पूरा ट्राइब है ना, पूरा ट्राइबल एरिया है अंडमान निकोबार वाला, यहाँ पे जारावास के अलावा सेंटिनलीज, ओंगे, ये सब भी मिलते हैं, ओके। हंटिंग एंड डाइट की बात करें तो यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब है, ठीक है, मोस्टली हंटिंग पे डिपेंड करती है, ओके। और यहाँ पे इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप देखोगे तो इनको आदिवासी ग्रुप माना गया, ट्राइबल ग्रुप माना गया है। और ये एक वन ऑफ द पीवीटीजी है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी है, ओके। आगे बात करते हैं, देखो इस तरह के दिखते हैं, ओके, ये ट्राइबल ग्रुप। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों न्यूज में है? न्यूज में इसीलिए क्योंकि गुजरात में होने वाले हैं इलेक्शन, और गुजरात में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं इन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई और इन्होंने बोला है कि हम भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो गुजरात के मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला हम एक पैनल बनाएंगे, ठीक है। और इस पैनल में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनको रखेंगे, देखेंगे ये लोग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से लाया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में भी मेंशन पाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसमें लिखा है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पूरी इंडिया में। तो बेसिकली जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? देखो आपको पता है अभी जो है ना हमारे सारे जो रिलीजन है उसमें पर्सनल लॉ चलता है। जैसे हिंदूज के जो डाइवोर्स कैसे होंगे, हिंदूज का सक्सेशन कैसे होगा, इनहेरिटेंस कैसे होगा, अगर मान लो पहले कोई फैमिली है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो कैसे सन इनहेरिट करेगा या डॉटर इनहेरिट करेगी, ये सब चीजें जो है ये पर्सनल लॉज में आती है, ठीक है। मैरिज कैसे होगी, डाइवोर्स कैसे होगा, कितनी मैरिजेस आप कर सकते हो। तो हिंदूज के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है। इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि पर्सनल लॉज खत्म करो और एक ही यूनिफॉर्म कोड बनाओ कि मैरिजेस ऐसे होंगी, डाइवोर्स ऐसे प्रोसीजर से होंगे, इनहेरिटेंस ऐसा होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात हो रही है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 4 आता है डीपीएसपी का, उसमें आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन्ड है। इसके साथ यहाँ पे कुछ और चीजें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बारे में बताया हुआ है कि हमारे देश में जब असेंबली में डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, तो यहाँ पे डिबेट ये थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में को फंडामेंटल राइट में डाला जाए कि डीपीएसपी में डाला जाए। क्या सभी के पास ये राइट होना चाहिए कि एक ही तरह के लॉज उनको गवर्न करें, उनकी पर्सनल लाइफ को भी? तो यहाँ पे ये पूरी एक कमेटी बनी थी, लेकिन इस कमेटी में ये प्रपोजल हार गया कि फंडामेंटल राइट इसको रखे। बात हुई कि इसको डीपीएसपी के फॉर्मेट में रखा जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था। कुछ लोग कहते थे कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं भाई ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, ये कह रहे थे कुछ लोग। लेकिन यहाँ पे के एम मुंशी जी ने बोला कि बिल्कुल नहीं, रिलीजन के अगेंस्ट कैसे हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है ये, और उल्टा ये इक्वालिटी जनरेट करेगा वेमेन में, मेन में, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी आएगी, यूनिटी बढ़ेगी सोसाइटी में अगर हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस फिर नहीं हो पाएंगी। अंबेडकर का भी यही कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लेकिन इनका कहना था कि भाई इसको वॉलंटरी रखना चाहिए। किस इंडिविजुअल को कौन सा लॉ फॉलो करना है ये वॉलंटरी रखना चाहिए। जिसको पर्सनल लॉ फॉलो करना है वो पर्सनल लॉ करे, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड करे फॉलो, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन हो रहा था। नेहरू का भी कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इसको डीपीएसपी में रखा गया, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कहा जा रहा था कि भाई इतनी प्लूरैलिटी है हमारे समाज में, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स में भी इतनी प्लूरैलिटी है, जो समाज है, हमारे स्टेट्स हैं, उनमें एक ही चीज को लेकर अलग अलग तरीके के लॉज हैं, ठीक है। एक ही रिलीजन में, जैसे आप बोलोगे हिंदूज में, तो हिंदूज में भी अलग अलग कास्ट जो है उनके भी अलग अलग लॉज हैं, मुस्लिम्स में भी अलग अलग कास्ट के अलग अलग लॉज हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक लॉ के अंदर डाल दो, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारी सिचुएशन को, हमारी सोसाइटी को देखते हुए। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि भाई देखो यहाँ पे आप बात करते हो कि हिंदूज में, अगर हिंदूज का
एग्जांपल लें तो हिंदूज में बात होती है नॉर्थ इंडिया में कि भाई जो क्लोज रिलेटिव है उसमें शादी प्रोहिबिटेड है, लेकिन वहीं साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहां पे इसको प्रॉस्परस माना जाता है। साउथ इंडिया में जो कजिन्स के बीच में शादी होती है हिंदूज में ही, उसको प्रॉस्परस माना जाता है। वैसे ही शरियत एक्ट की बात करोगे तो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, वहां के मुस्लिम इसको नहीं मानते, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन भी अपने उस पर सहमत नहीं है। और जो बार बार गोवा का एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो भाई ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये पोर्तुगीज लाए थे, ठीक है, जो पोर्तुगल पीपल थे, पोर्तुगीज थे, वो लाए थे 1867 में। इसमें ना हिंदूज के लिए अलग से लॉज है ना मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग लॉज नहीं है, और कैथोलिक्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं, ठीक है। जो क्रिश्चियन है उनको अलग से प्रिविलेजेस हैं कि मैरिज को आप तोड़ या जोड़ सकते हो इन द चर्चेज, ये जो प्रिविलेजेस हैं ये हिंदूज एंड मुस्लिम्स को नहीं है वहां पे। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में अपनी बात कही है। जैसे एक था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि भाई जो विमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस्लाम में उसको बंद किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जाए, गवर्नमेंट कोशिश करे। सरला मुदगल केस में भी यही बोला, ठीक है। इसमें कोशिश हुई, लेकिन लॉ कमीशन ने क्या कहा? लॉ कमीशन यहाँ पे एक बनाई गई थी और यहाँ पे बोला गया लॉ कमीशन देखे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। तो लॉ कमीशन ने बोला देखो भाई, जो पर्सनल लॉज है ना उनको कोडिफाई कर दो आप, तो ठीक है, उन वो उसमें ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है पर्सनल लॉज में, इनको कोडिफाई कर दो, कोई जरूरत नहीं है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, क्योंकि इतनी डाइवर्स कंट्री है हमारी। ओके, तो गवर्नमेंट का स्टैंड अभी तक यही है कि गवर्नमेंट कोशिशें जरूर कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करने की, लेकिन अभी तक कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, ना ही कोई कमेटी हमने बनाई है, कोई पैनल हमने अभी तक नहीं बनाया है इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। ओके, ऑलराइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में आता है, ये बता चुकी हूँ। है क्या कि एक ही लॉ सारे पर्सनल मैटर्स को गवर्न करेगा, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सब कुछ एक ही लॉ के अंतर्गत होगा। जैसे अभी जो पर्सनल लॉज है उसमें हिंदुइज्म में बोला जाता है कि आप एक ही शादी कर सकते हो, एक ही मैरिज, जबकि इस्लाम बोलता है आप 4 मैरिजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि दोनों के लिए एक ही तरह के लॉज होने चाहिए। ओके, इसके अलावा डीपीएसपी का हिस्सा है, ठीक है। और इसके साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्यों यूसीसी लाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो पहली चीज तो पूरे इंडिया को इंटीग्रेट करेगा। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है रिलीजन के नाम पे वो नहीं हो पाएगी। जो भी पर्सनल लॉज के लूप होल हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है फीमेल्स के अगेंस्ट या जो भी इश्यूज हैं वो सब सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ हम बढ़ेंगे और ज्यादा राइट्स मिल पाएंगे वेमेन को। हर इंडियन एक तरह से ट्रीट किया जा सकेगा और सेक्युलरिज्म एक्चुअल में प्रमोट होगा, इंस्टीड ऑफ सप्रेसिंग आप सेक्युलरिज्म को प्रमोट करोगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। ओके, लॉ कमीशन ने क्या कहा है? लॉ कमीशन ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें इन्होंने बोला कि भाई देखो जो पर्सनल लॉज है ना उसके चक्कर में विमेन जो है बहुत डिसएडवांटेज पे है, विमेन के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो डाउरी है, ट्रिपल तलाक है, चाइल्ड मैरिज है, सती प्रथा, ये सब सोशल इविल्स हैं रिलीजन के, पर्सनल लॉज के, जिसमें पर्सनल लॉज ने डाउरी, ट्रिपल तलाक और इन सबको अभी मना ही नहीं करी है, लेकिन हमारे जो सिविल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें इसकी मनाही है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोशल एविल्स हैं जिसके कारण, जो बेसिकली रिलीजन के कारण, पर्सनल लॉज के कारण एग्जिस्ट कर रहे थे लंबे समय तक, ठीक है। तो ये जो सोशल एविल्स हैं ये ह्यूमन राइट्स के कंफर्मेशन में नहीं है, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। और यहाँ पे पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लॉज भी अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत है, तो पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन होना चाहिए, ये कहा है लॉ कमीशन ने। और इन्होंने बोला कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, ना ही नेसेसरी है, ना ही डिजायरेबल है इस स्टेज पे, क्योंकि हमको रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में एक हार्मनी बना के चलनी है। और अगर अभी अभी ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए तो यहाँ पे ये जो रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में एक बैलेंस है वो नहीं रह पाएगा। ओके, तो इसीलिए इक्वालिटी प्रमोट करनी है, लेकिन वो हम पर्सनल लॉज को कोडिफाई करके उनको अमेंड वगैरह करके कर सकते हैं, ये कहना है लॉ कमीशन का। ये हो गए हमारे आज के सारे आर्टिकल्स। नाउ बात कर रहे हैं आज के क्वेश्चंस की। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है आज का, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में डिफरेंस आपको पता लगाना है, ठीक है। और इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड एक्सरसाइज जो है, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको अफ्रीका रीजन दिखा रहा है और बोल रहा है सहारा रीजन जो है, इस सहारा रीजन के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं इस सहारा डेजर्ट वाले रीजन में, ये बताना है। और दूसरा लेक विक्टोरिया, अभी डिस्कस किया था लेक विक्टोरिया के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको सराउंड किया हुआ है ये आपको बताना है। ओके, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन ये है आपके लिए,
What do you understand by uniform civil code? Examine its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation. ये आपको बताना है बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताओगे पहले, उसके बाद बताओगे कि सेकुलर कंट्री में इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और क्या चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो 250 वर्ड्स का आंसर है। चाहो इसको लिखना तो बिल्कुल लिखना, एंड आई एनकरेज यू कि आप इसको आंसर राइटिंग करो। इस आंसर राइटिंग करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हो, वहां पे इसका रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मयूरी भागवानी यूपीएससी। ठीक है, मयूरी भागवानी यूपीएससी इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसको ज्वाइन करके इस पे आप अपने आंसर्स भेज सकते हो। ओके, सो दैट वाज ऑल। अपनी परफॉर्मेंस अगर चेक करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना अपने आंसर्स। ओके, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारा चैनल को इसी तरह से फॉलो करना चाहते हो, इसी तरह से डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना अपने आंसर्स। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।